नमस्कार दोस्तों, डेली करंट अफेयर्स क्यूज 18 सितंबर 2020 में आपका स्वागत है। मेरा नाम है विनीत सागर। चलिए देखते हैं आज के डेली करंट अफेयर्स से रिलेटेड 10 क्वेश्चंस क्या निकल के आ रहा है। क्वेश्चंस में पढ़ते जाऊंगा, पॉज करके पढ़िएगा, बाद में हम आंसर्स के एनालिसिस करेंगे और देखेंगे आप लोग कितने मार्क्स ला पा रहा है। क्वेश्चन नंबर 1, विद रेस्पेक्ट टू द रीजन न्यूज गवर्नमेंट टेल्स सुप्रीम कोर्ट टू रेगुलेट डिजिटल मीडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? Question number 2, with respect to the National Animal Disease Control Program, which of these statements are correct? Question number 3, consider the following statements regarding the agreements between India and China. Which of these statements are correct? Question number 4, what is BRICS cable? Sometimes seen in news. Question number 5, with respect to the recently extended price cap on knee implants by 1 year by the National Pharmaceutical Pricing Authority, which of the statements are correct? Question number 6, with respect to the annual human capital index recently released, which of the statements are correct? Question number 7, which company has won the bid to construct a new parliament building for rupees 861.90 crores? Question number 8, Prime Minister Narendra Modi is to dedicate the Koshi Rail Mahasetu to the nation. In which state it is located? Question number 9, the therapy involves taking antibodies from the blood of a person who has recovered from COVID-19 and transfusing those antibodies into an active coronavirus patient to help kickstart the immune system to fight the infection is called. Question number 10, the China-Pakistan Economic Corridor connects China's Xinjiang province to which port in Pakistan? तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन यही थे। अब देखते हैं इसकी आंसर्स क्या है। क्वेश्चन नंबर 1, विथ रेस्पेक्ट टू द रीसेंट न्यूज गवर्नमेंट टेल सुप्रीम कोर्ट टू रेगुलेट डिजिटल मीडिया, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? दोस्तों आज ही न्यूज में आया था कि गवर्नमेंट ने सुप्रीम कोर्ट को रिक्वेस्ट किया है डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की सख्त जरूरत है। एक्चुअली सुदर्शन नाम के एक बंदे का बिंदास बोल करके प्रोग्राम में यूपीएससी जिहाद करके उन्होंने एक एलिगेशन किया है मुस्लिम्स के अगेंस्ट। तो ये कम्युनल सेंटिमेंट्स को प्रवोक कर रहा है करके सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नमेंट को बोला है कि मीडिया को कंट्रोल करने की बहुत जरूरत है। तो गवर्नमेंट ने वापस बोला डिजिटल मीडिया, इसमें स्पेसिफिकली डिजिटल मीडिया को रेगुलेट करने की सख्त जरूरत है। अब देखो दोस्तों, इसमें मैंने 3 स्टेटमेंट डाला हूं, इसमें सही आंसर क्या निकल रहा है? ऑप्शन बी 1 and 2 ओनली। इसका मतलब है ऑप्शन 3, प्रेजेंटली इंडिया हैव ए स्ट्रिक्ट रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है दोस्तों, ये गलत है। इंडिया के पास प्रेजेंटली कोई ऐसा रेगुलेटरी मैकेनिज्म नहीं है ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म को रेगुलेट करने के लिए, जैसे अमेजॉन प्राइम हो गया, नेटफ्लिक्स हो गया, यूट्यूब हो गया। ठीक है, वैसे आप लोग सबको पता है यूट्यूब, नेटफ्लिक्स, अमेजॉन प्राइम ऐसे सबसे मैक्सिमम इंफॉर्मेशन पास होता है। इसके सब्सक्राइबर्स भी ज़्यादा है, व्यूवरशिप भी ज़्यादा है। जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया है, जो न्यूज़पेपर्स है, उससे तो ज़्यादा ये जो ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म से इंफॉर्मेशन स्प्रेड होता है। ठीक है, चाहे वो पॉजिटिव न्यूज़ हो चाहे वो नेगेटिव न्यूज़ हो। ठीक है दोस्तों, देखो एक्सप्लेनेशन क्या लिखा है। द यूनियन गवर्नमेंट हैव इनिशिएटेड इन द सुप्रीम कोर्ट दैट SC शुड फर्स्ट फ्रेम द गाइडलाइंस टू रेगुलेट द डिजिटल मीडिया। गवर्नमेंट सेड दैट देयर इज a need to draw the line between freedom of journalism and responsible journalism। ठीक है, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। गवर्नमेंट ने क्लियरली बोला फ्रीडम ऑफ जर्नलिज्म एंड रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म, ये दोनों के बीच में एक लाइन, ठीक है, चाहिए। जर्नलिज्म का फ्रीडम तो है इंडिया में, आप खोल के एकदम ऑनेस्टली जर्नलिज्म कर सकते हो, अच्छा प्रोफेशन है। पर एक रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म नाम की चीज होती है, मतलब फेक न्यूज या कोई भी न्यूज बिना सोर्स का या ऐसा कोई कम्युनल सेंटिमेंट्स को प्रोवोक करने वाला न्यूज, ये सब जर्नलिज्म में तो आता है लोगों को इंफॉर्मेशन पास करना, पर गलत न्यूज पास नहीं होना चाहिए। एक रेस्पॉन्सिबिलिटी लाना चाहिए, क्योंकि मैं जो न्यूज दे रहा हूं लोगों को, इसमें सच्चाई चाहिए, इसमें जेन्युइनिटी चाहिए। ठीक है, इसको बोलते हैं रेस्पॉन्सिबल जर्नलिज्म। देखो, प्रेजेंटली इंडिया डज नॉट हैव एनी रेगुलेटरी मैकेनिज्म फॉर ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म्स। क्लियर, दो such streaming platform have been classified as intermediaries according to the section 21W of the Information Technology Act 2000। देखो, जितने भी स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म के बारे में मेंशन तो है आईटी एक्ट में सेक्शन 21 में। विद रेस्पेक्ट टू द इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड्स, इंटरमीडियरीज का मतलब क्या होता है? इंटरमीडियरीज मीन्स एनी पर्सन हु रिसीव, स्टोर्स और ट्रांसमिट्स दैट रिकॉर्ड और
रिकॉर्ड और प्रोवाइड्स एनी सर्विस विथ रेस्पेक्ट टू दैट रिकॉर्ड ऑन बिहाफ ऑफ अनदर पर्सन। देखो, इंटरमीडिएट मतलब वो होता है ऐसा कोई प्लेटफॉर्म जो एक इंफॉर्मेशन को, ठीक है, देखो, रिसीव स्टोर्स और ट्रांसमिट्स दैट रिकॉर्ड, मतलब इंफॉर्मेशन कोई और दे रहा है उसको स्टोर करके ट्रांसमिट करते हैं, ठीक है, जैसे हमारा ऑनलाइन स्ट्रीमिंग प्लेटफॉर्म करते हैं, जैसे हमारे यूट्यूब करते हैं, कोई और इंफॉर्मेशन दे रहा है उनको अपलोड करता है और वो उसको स्प्रेड करता है या डिस्प्ले करते हैं बाकी सबके लिए। तो ये है इंटरमीडियरीज। देखो, इट ऑल्सो इंक्लूड्स द नेटवर्क सर्विस प्रोवाइडर्स, जो एनएसपी बोलते हैं, सर्विस प्रोवाइडर्स, जैसे हमारा एयरटेल, जियो, ठीक है, जितने भी है। तो ये सभी इंटरमीडिएट्स में आता है, क्योंकि ए भी एक प्लेटफॉर्म है कि नहीं। तो ये है दोस्तों, आंसर हमारा हो जाएगा 1 and 2 ओनली। ये दोनों स्टेटमेंट मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया, तीसरा भी गलत है। क्वेश्चन नंबर 2, विथ रेस्पेक्ट टू द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन ए 1 and 2 ओनली। स्टेटमेंट 3, फाइट अगेंस्ट ब्रूसिलोसिस डिजीज इज नॉट येट कवर्ड अंडर द प्रोग्राम, गलत है दोस्तों। देखते हैं दोस्तों, ब्रूसिलोसिस ऑल्सो नोन एज माल्टा फीवर has recently affected thousands of people in northwest of China. The infection spread in the country after a leak from a biopharmaceutical company in 2019. दोस्तों, ये न्यूज़ आज आया है। तो ब्रूसिलोसिस, इसको माल्टा फीवर भी बोलते हैं, ये एक फीवर टाइप का डिजीज है, ठीक है। ये चाइना का नॉर्थ वेस्ट एरिया में अभी फैल रहा है। अब देखो, इसकी जो सोर्स है ये कहाँ से है? इन्फेक्शन स्प्रेड इन द कंट्री आफ्टर ए लीक फ्रॉम ए बायोफार्मास्यूटिकल कंपनी इन 2019। और लीक कैसे हुआ आपको मैं आगे समझाता हूं। दोस्तों, डिसीज इज जनरली कॉज्ड बाय डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लाइवस्टॉक कैरिंग द बैक्टीरिया कॉल्ड ब्रूसेल्ला। तो ब्रूसेल्ला एक बैक्टीरिया का नाम है। डायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद लाइवस्टॉक, लाइवस्टॉक क्या है आपको मैंने बहुत बार बताया हूं, जितने भी कैटिल है, डोमेस्टिक एनिमल्स है, ये सब लाइवस्टॉक में आता है, ठीक है। So far, China has not reported any fatalities. कोई डेथ रिपोर्ट नहीं किया है ड्यू टू द डिसीज। However, around 1401 have tested positive, ठीक है, मतलब फैल रहा है, फैल तो रहा है। 1401 पीपल ऑलरेडी पॉजिटिव है। द डिजीज इज ऑल्सो नोन एज मेडिटेरेनियन फीवर, इसका और एक नाम है। ये सब इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मेडिटेरेनियन फीवर, ये सब ध्यान रखना आप लोग, क्वेश्चन आ सकता है। इट रिजल्ट इन सिम्टम्स सच एज फैटिक, फीवर, मसल पेन एंड हेडेक। जो नॉर्मल फीवर में होता है वही सब है इसका सिम्टम्स। एंड एडवांस ब्रूसेलोसिस कॉजेस क्रोनिक सिम्टम्स सच एज स्वेलिंग इन सर्टेन ऑर्गन्स और आर्थराइटिस, ठीक है। एडवांस होने से, ये डिसीज ज़्यादा बढ़ने से स्वेलिंग आएगा बहुत सारे ऑर्गन्स में और आर्थराइटिस भी हो सकता है। अकॉर्डिंग टू द यूनाइटेड स्टेट्स सेंटर फॉर डिसीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, द ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन ऑफ द डिसीज एक्सट्रीमली रेयर। पीपल जनरली कॉन्ट्रैक्ट द डिसीज बाय ब्रीथिंग इन द बैक्टीरिया और बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। देखो दोस्तों, ह्यूमन टू ह्यूमन ट्रांसमिशन वैसे इसमें कम है, ये जो ब्रूसेली वायरस है, ठीक है। अब ये बैक्टीरिया ब्रीथिंग से, जहां ये बैक्टीरिया का प्रेजेंस है उधर जाके ब्रीथ करने से अंदर, इनहेल करने से अंदर जा सकता है, या बाय ईटिंग कंटामिनेटेड फूड। जैसे कोई लाइव स्टॉक है, कोई कैटिल है या कोई बकरी है, ये सब अगर अफेक्टेड है और उसको खा लिया किसी ने, जो नॉन वेजिटेरियन खाते हैं वो खा लिया, तो इनको ये बैक्टीरिया अफेक्ट कर सकता है, ठीक। रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर, अभी हम हमारे नेशनल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम के बारे में बात करते हैं। देखो, रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर लॉन्च द नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम NADCP फॉर एराडिकेटिंग द फूट एंड माउथ डिसीज एंड ब्रूसेलोसिस इन लाइवस्टॉक। देखो, नॉर्मल कैटल्स में एक फूट एंड माउथ डिसीज होता है, ठीक है, उसको एराडिकेट करने के लिए। एंड ब्रूसेलोसिस जो है ये पहले से है, ये कोई नया बैक्टीरिया नहीं है, ठीक है। तो इसका भी कंट्रोल ये नेशनल एनिमल डिसीज कंट्रोल प्रोग्राम में है ऑलरेडी, ठीक है। और द प्रोग्राम एम्स टू कंट्रोल द लाइवस्टॉक डिसीजेस बाय 2025 एंड एराडिकेट दिस बाय 2030, राइट। द प्रोग्राम एम्स एट वैक्सीनेटिंग ओवर 500 मिलियन लाइवस्टॉक इंक्लूडिंग कैटल, बफलो, शीप, गोट्स एंड पिग्स, ये सब अगेंस्ट FMD, फूट एंड माउथ डिसीज। देखो दोस्तों, लाइव स्टॉक मैंने बताया था इंक्लूडिंग कैटिल, बफलो, शीप, गोट्स एंड पिग्स, ये सब लाइव स्टॉक में काउंट होता है। द प्रोग्राम ऑल्सो एम्स एट वैक्सीनेटिंग 36 मिलियन फीमेल बोविन काव्स एनुअली इन इट्स फाइट अगेंस्ट ब्रूसिलोसिस डिसीज, ठीक है। तो ये प्रोग्राम में ब्रूसिलोसिस डिसीज के बारे में भी मेंशन्ड है, इसके अगेंस्ट भी फाइट करने के लिए प्लान्ड है, राइट। क्वेश्चन नंबर 3, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स रिगार्डिंग द एग्रीमेंट्स बिटवीन इंडिया एंड चाइना, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। दोस्तों, आंसर इस ऑप्शन ए, स्टेटमेंट 1, 2 एंड 3 सही है। दोस्तों, इस तीनों स्टेटमेंट में 3 एग्रीमेंट की बात की है,
एक 93 एग्रीमेंट, 96 एग्रीमेंट एंड 2013 एग्रीमेंट। दोस्तों ये तीनों एग्रीमेंट जो है मिलिट्री एग्रीमेंट्स है इंडिया और चाइना के बारे में। इंडिया और चाइना के बीच में जो बॉर्डर इश्यूज है इसको लेके तीनों एग्रीमेंट साइन हुआ था। दोस्तों ये न्यूज में क्यों था? सितंबर 17 2020 को डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह जी ने राज्यसभा में एड्रेस किया है। क्या बोला? चाइनीज एक्शंस एक्सप्रेस्ड डिसरेस्पेक्ट टू ऑल द प्रीवियस बायलैटरल एग्रीमेंट्स। ठीक है। The amassing of troops by China along the line of actual control violates agreements signed in 93 and 96। जितने भी जैसे 93, 96 और 2013 में एग्रीमेंट साइन हुआ है इनको चाइना कोई रेस्पेक्ट नहीं दे रहा है और खुला ये एग्रीमेंट का वायलेशन कर रहा है चाइना। ठीक है। अब आपको मैं बता देता हूं ये 93, 96 एंड 2013 एग्रीमेंट के बारे में ब्रीफली। दोस्तों 93 एग्रीमेंट में क्या बोला गया था? When personnel from either side cross the line of actual control, they shall immediately pull back to their side of line upon caution from the other side। अगर कोई लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल क्रॉस कर रहा है तो दूसरे साइड इनको कॉशन देगा कि आप वापस चले जाओ, तो उनको अपने आप वापस जाना चाहिए। ठीक है। 96 एग्रीमेंट, वैसे दोस्तों एक एग्रीमेंट में बहुत सारे पॉइंट्स है, जो मेजर पॉइंट है ये लिखा हूं इधर। 96 एग्रीमेंट में क्या था? When two sides come face to face due differences on alignment of line of actual control, they shall exercise self restraint, जो आजकल हो रहा है। दोस्तों अगर दोनों साइड फेस टू फेस आ गया ये लाइन ऑफ एक्चुअल कंट्रोल का डिमार्केशन को लेके, उनको सेल्फ रिस्ट्रेंट एक्सरसाइज करना चाहिए, मतलब आत्मनियंत्रण, नहीं तो सेल्फ कंट्रोल होना चाहिए ताकि प्रॉब्लम ज्यादा एस्केलेट ना हो। राइट। और 2013 एग्रीमेंट जो लेटेस्ट है इसमें क्या है? द टू साइड्स एग्री दैट दे शैल नॉट फॉलो और टेल पेट्रोल्स of the other side in areas where there is no common understanding of line of actual control in the India China border areas। देखो ऐसे इंडिया चाइना बॉर्डर एरियाज बहुत बड़ा है, पहाड़ी एरिया है, तो दोस्तों यहां कुछ एरिया से वो ठीक से डिमार्केटेड नहीं है। जब उधर कोई एक आर्मी का पर्सनल अगर पेट्रोलिंग कर रहा है तो इनको टेल नहीं करना चाहिए, मतलब इसके पीछे पीछे मत जाओ कि तुम इधर क्यों कर रहे हो, मैं उधर क्यों करूंगा, ऐसा सब चीज। ठीक है। तो टू साइड्स एग्री दैट दे शैल नॉट फॉलो और टेल पेट्रोल्स ऑफ अदर साइड, उनके पीछे पीछे नहीं जाएंगे। ठीक है। वो क्या देख रहे हैं, ये क्या कर रहे हैं, ऐसे। तो यह है 2013 का एग्रीमेंट। राइट दोस्तों, तो हमारा तीनों स्टेटमेंट जो है ये सही है, ये थोड़ा सा ध्यान रखना। राइट। क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट इज ब्रिक्स केबल, समटाइम्स इन न्यूज? Answer is option C, a planned optical fiber submarine communications cable system that carries telecommunications between the BRICS countries। दोस्तों सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल सिस्टम ये होता है जो समुद्र के नीचे से केबल लेआउट करता है ओशियन बेड के ऊपर। रिसेंटली एक न्यूज ये भी आया था, चेन्नई से लेकर पोर्ट ब्लेयर तक ऐसा एक सबमरीन कम्युनिकेशंस केबल सिस्टम लेआउट करने वाला है। ये भी मैंने एक बार डेली न्यूज में क्यूज में कवर किया था। दोस्तों न्यूज ये आया था सितंबर 17 2020 को ब्रिक्स हाई रिप्रेजेंटेटिव्स ने नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर एक मीटिंग कंडक्ट कराया, रशिया ने चेयर किया था। राइट। अब ब्रिक्स के बारे में दोस्तों ब्रिक्स पहले ब्रिक थे। ठीक है। ब्राजील, इंडिया, रशिया एंड चाइना। 2010 में साउथ अफ्रीका भी ऐड हुआ था। साउथ अफ्रीका को अगर एक्सक्लूड करोगे, 4 ऑफ दिस मेंबर्स आर अमंग द वर्ल्ड्स 10 लार्जेस्ट कंट्रीज बाई पॉपुलेशन एंड एरिया। ये हमें पता ही है, ब्राजील, इंडिया, चाइना, रशिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है और ज्योग्राफिकली भी ये कंट्रीज बड़े हैं। 2012 से लेके प्लानिंग टू एस्टैब्लिश ऑप्टिकल फाइबर सबमरीन कम्युनिकेशन केबल सिस्टम, 2012 से ये प्लान चल रहा है। सिस्टम इज टू बी यूज टू कैरी टेली कम्युनिकेशन बिटवीन मेंबर कंट्रीज। सिंपल है, टेली कम्युनिकेशन मेंबर कंट्रीज के बीच में करने के लिए। केबल इज टू बी नोन एज ब्रिक्स केबल, ये केबल को ब्रिक्स केबल नाम दिया है। राइट दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 5, विथ रेस्पेक्ट टू द रिसेंटली एक्सटेंडेड प्राइस कैप ऑन नी इम्प्लांट्स बाय 1 year बाय द नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी, व्हिच ऑफ दिस स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन ए 1, 2 एंड 3। दोस्तों इसकी कहानी में समझाता हूं आपको। एक नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी है, क्या करते हो, इधर लिखा हूं सबसे लास्ट सेंटेंस में, अथॉरिटी इज एम्पावर्ड टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ बल्क ड्रग्स, ड्रग फॉर्मुलेशंस एंड टू एनफोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन इन द कंट्री अंडर द ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर। तो नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जितने भी ड्रग्स है उसके प्राइसिंग को कंट्रोल करते हैं। राइट। एंड एनफोर्स अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, अवेलेबिलिटी ऑफ मेडिसिन, जो मेडिसिन हमें टाइम टू टाइम मिलना चाहिए, ये सब ये एनफोर्स करते हैं या इंश्योर भी करते हैं। राइट। ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी का काम है। अब न्यूज में ये क्यों आया, इन्होंने प्राइस कैप ऑन नी इम्प्लांट्स, नी इम्प्लांट मतलब जो घुटने में जो इम्प्लांटिंग होता है, जो घुटने का ऑपरेशन होता है इसके टाइम पे जो इम्प्लांट करते हैं, ये सब चीजों का प्राइसिंग में कैपिंग लगा दिया था
अगस्त 2020 तक, मतलब कैपिंग मतलब एक पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा पैसे नहीं लेना चाहिए नी इम्प्लांट्स के लिए, जो घुटने में जो इम्प्लांटिंग होता है इम्प्लांट्स के लिए एक पर्टिकुलर प्राइस से ज़्यादा नहीं होना चाहिए करके कैपिंग लगा दिया था। उसका टाइमिंग था अगस्त 2020 तक। अब इसको एक्सटेंड किया और एक साल, सितंबर 2021 तक कर दिया, इसलिए न्यूज़ में है। अब नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है, इनका एक बाइबल है, मतलब इनका एक ऑर्डर क्या है, अंडर द प्रोविजंस ऑफ डीपीसीओ 2013, ड्रग्स प्राइस कंट्रोल ऑर्डर 2013। इस ऑर्डर के अनुसार ये लोग काम करते हैं। अब देखो, इस ऑर्डर के अनुसार और एक पॉइंट आता है, ओनली द प्राइस ऑफ ड्रग्स दैट आर इंक्लूडेड अंडर नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन कैन बी कंट्रोल्ड बाय एनपीपीए। अब देखो, एनपीपीए के लिए एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एनपीपीओ उसी ड्रग्स के प्राइस को कंट्रोल कर सकते हैं जो नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में है। अब नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन क्या है? एक ऐसा लिस्ट है दोस्तों, इसमें एसेंशियल मेडिसिन का नाम है। ये गवर्नमेंट इंश्योर करते हैं ये सब मेडिसिन लोगों तक पहुंच जाए, राइट। और ये लिस्ट प्रोमulgate कौन करता है? मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। जब ये एसेंशियल मेडिसिन, ऐसा मेडिसिन है वो हमारी लाइफ के लिए एसेंशियल है, ठीक है, ऐसा मेडिसिन का लिस्ट है। तो इस एसेंशियल लिस्ट ऑफ मेडिसिन में जितने भी मेडिसिन है उसी के प्राइस को ये नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी कंट्रोल कर सकता है। अब प्रॉब्लम क्या आ रहा है, ये जो नी कैपिंग से नी इम्प्लांट्स है ये एनएलईएम में नहीं है, मतलब एसेंशियल मेडिसिन में नहीं है। फिर भी नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी ने प्राइसिंग में कैपिंग लगा दिया। कैसे? अंडर द डीपीसीओ, ये डीपीसीओ ऑर्डर जो है इसमें it authorizes the central government to fix the price of medical devices under extraordinary circumstances when the government considers necessary to do so in public interest. Extraordinary circumstances में भले डीपीसी ऑर्डर में नी इम्प्लांटेशन जो है नेशनल लिस्ट ऑफ एसेंशियल मेडिसिन में नहीं है, फिर भी पब्लिक इंटरेस्ट को लेके गवर्नमेंट ऑफ इंडिया या नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी जो है ऐसा कोई मेडिकल डिवाइसेस या ऐसे कोई मेडिसिन में कैपिंग लगा सकता है। तो ये भी ऐसे ही हुआ, पब्लिक इंटरेस्ट को लेके सेंट्रल गवर्नमेंट ने नी इम्प्लांट्स के प्राइसिंग को कम किया, राइट। अब प्राइस गैप ऑफ द नी इम्प्लांट्स वाज डन बेस्ड ऑन पैरा 19 so and so. पैरा 19 ऑफ द ऑर्डर empowers NPPA टू कंट्रोल द प्राइस ऑफ ड्रग्स दैट आर नॉट लिस्टेड अंडर NLEM. तो पैरा 19 में क्लियरली लिखा हुआ है टू कंट्रोल द प्राइसेस ऑफ ड्रग्स दैट आर नॉट लिस्टेड अंडर NLEM. NLEM के अंदर जो लिस्टेड नहीं है उनमें भी पब्लिक इंटरेस्ट को लेके या एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी सर्कमस्टेंसेस को लेके एनपीपीए जो है कैपिंग लगा सकता है, डिस्काउंट दे सकता है। तो एनएलईएम लिस्ट प्रिपेयर्ड बाय मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ये हमारे क्वेश्चन में था स्टेटमेंट। एनपीपीए इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स। दोस्तों हमारे क्वेश्चन में क्या था? नेशनल फार्मास्यूटिकल प्राइसिंग अथॉरिटी इज एन ऑर्गेनाइजेशन ऑपरेटिंग अंडर मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर। गलत है, इनकी मिनिस्ट्री है मिनिस्ट्री ऑफ केमिकल्स एंड फर्टिलाइजर्स, ठीक है, क्योंकि ये सीधा ड्रग्स से रिलेटेड है, राइट। इट वॉज एस्टैब्लिश्ड इन 97 एंड इसकी ऑब्जेक्टिव मैंने पहले ही बता दिया आपको, राइट। क्वेश्चन नंबर 6, विथ रेस्पेक्ट टू द एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिसेंटली रिलीज्ड, विच ऑफ द स्टेटमेंट्स आर करेक्ट? आंसर इज ऑप्शन ए 1 ओनली। देखते हैं दोस्तों, इंडिया हैज बीन रैंक्ड 116% इन द लेटेस्ट एडिशन ऑफ वर्ल्ड बैंक्स एनुअल ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स। तो वर्ल्ड बैंक ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स रिलीज करता है, तो हमारा स्टेटमेंट 2 में क्या लिखा था? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम लिखा था, ये गलत है दोस्तों, वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं और इंडिया का पोजीशन 116 है, ये इधर पता चल गया। 2020 ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स अपडेट इंक्लूड्स हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा फॉर 174 कंट्रीज। हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा, तो ये इंपॉर्टेंट है, ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स में हेल्थ एंड एजुकेशन डाटा लेते हैं। अप टू मार्च 2020 तक लिया, प्रोवाइडिंग ए प्री पैंडेमिक बेसलाइन। तो इसका बेस प्री पैंडेमिक था, मतलब पैंडेमिक से पहले का एक बेसलाइन लिया गया, राइट। वैसे पैंडेमिक आने के बाद बहुत सारे बदलाव आया हेल्थ में, एजुकेशन में, हर चीज में। विद द बिगेस्ट स्ट्राइड्स मेड इन लो इनकम कंट्रीज, तो सबसे ज्यादा इंप्रूवमेंट दिख गया लो इनकम कंट्रीज में, राइट। द ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स इज रिलीज बाय द वर्ल्ड बैंक। इंपॉर्टेंट पॉइंट, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स एक है, ये पर कैपिटा इनकम को लेते हैं दोस्तों, इसमें ये कौन रिलीज करता है? यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम। तो ध्यान रखना, ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स जो है, जो पर कैपिटा इनकम को लेते हैं, वो यूनाइटेड नेशंस डेवलपमेंट प्रोग्राम रिलीज करते हैं, और ह्यूमन कैपिटल इंडेक्स जो है वो वर्ल्ड बैंक रिलीज करते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, विच कंपनी हैज वन द बिड टू कंस्ट्रक्ट ए न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग फॉर रुपीज 861.9 करोड़? आंसर इज टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज, ऑप्शन ए। दोस्तों नया पार्लियामेंट बिल्डिंग आने वाला है, राइट, टाटा ग्रुप ऑफ कंपनीज कंस्ट्रक्ट करेगा, राइट। ये
21 महीने में काम खत्म करेगा फ्रॉम द डेट ऑफ कंस्ट्रक्शन। कंस्ट्रक्शन शुरू होने से 2 साल के अंदर नया पार्लियामेंट बिल्डिंग हमारा आ जाएगा। अब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट इज द नो प्रिंसिपल एजेंसी टू मेंटेन ऑल द गवर्नमेंट असेट्स इन इंडिया। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जितने भी गवर्नमेंट असेट्स है उसका मेंटेनेंस CPWD का काम है, मतलब सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट। अकॉर्डिंग टू द एजेंसी द न्यू बिल्डिंग इज टू कम अप एट प्लॉट नंबर 118 ऑफ द पार्लियामेंट हाउस एस्टेट। जो पार्लियामेंट हाउस एस्टेट है, वो जो एरिया है उधर का प्लॉट नंबर 118 में आने वाला है नया पार्लियामेंट बिल्डिंग। अब बिल्डिंग्स टू बी डिमोलिश्ड कौन कौन सा है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल डिमोलिश बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स सच एज शास्त्री भवन एंड कृषि भवन। शास्त्री भवन जो है अभी का और कृषि भवन जो है, ये दोनों को डिमोलिश करके उधर नया सेंट्रल सेक्रेटरीट आएगा, राइट। नॉर्थ एंड साउथ ब्लॉक जो है वो म्यूजियम बन जाएगा, राइट। अब राष्ट्रपति भवन एरिया को क्या होगा? राष्ट्रपति भवन एरिया टू द रिड्ज इज टू बी टर्न्ड इनटू बायोडाइवर्सिटी आर्बोरेटम। एक बायोडाइवर्सिटी आर्बोरेटम क्रिएट करेगा। आर्बोरेटम मतलब क्या है दोस्तों? जो एजुकेशनल साइंटिफिक चीज़ों के लिए एक मॉडल एरिया बनाता है, इसको आर्बोरेटम बोलते हैं, ठीक है। एक बायोडाइवर्सिटी आर्बोरेटम क्रिएट करेगा और इट विल शोकेस इंडियाज बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी। इंडिया का जो बायोडाइवर्सिटी है उसको शोकेस करेगा, राइट। Question number 8. Prime Minister Narendra Modi is to dedicate the Koshi Rail Mahasetu to the nation. In which state it is located? Answer is option C, बिहार। दोस्तों, महासेतु ब्रिज 1.8 किलोमीटर लॉन्ग है। ये सबसे ज़्यादा हेल्प करेगा जो नॉर्थ ईस्ट में लोग रहते हैं उनके लिए। उनके लिए दूसरे जगह जाने के लिए, मतलब नॉर्थ ईस्ट को जोड़ के हमारे कंट्री का दूसरे जगह जाने के लिए ये जो रेल लिंक है ये बहुत हेल्प करेगा। ये प्रोजेक्ट जो है 516 करोड़ रुपये खर्चा करके बनाया गया है, ठीक है। इसकी स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस है क्योंकि ये इंडिया नेपाल बॉर्डर में आता है, राइट। अब देखो, करंटली द ट्रेन्स फ्रॉम नॉर्थ ईस्ट इंडिया हैव टू कम टू कटिहार एंड बिहार एंड माल्टा एंड वेस्ट बंगाल टू रीच द अदर पार्ट ऑफ द कंट्री। अभी क्या हो रहा है प्रेजेंटली, जो नॉर्थ ईस्ट से ट्रेन आते हैं या वो कटिहार एंड बिहार एंड माल्टा एंड वेस्ट बंगाल में पहुंचते हैं, मतलब देश के और जगहों में जाने के लिए। अब ये रेल बनने से ये प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगा। वैसे ये जो रूट को क्या बोलता था? चिकन नेक। जो हमारे सिक्किम के नीचे वाला जो पास है जिसको चिकन नेक बोलता है दोस्तों, ये बहुत पहले न्यूज़ में आता था, आजकल थोड़ा कम आ रहा है। वैसे चिकन नेक एरिया कौन सा है पूछेगा तो बोल सकते हो जो सिक्किम है हमारा, सिक्किम और वेस्ट बांग्लादेश का बॉर्डर है, इसके बीच में जो एरिया है, ठीक है, उसको चिकन नेक बोलते हैं। A rail link between Nirmali and Bhaptahi was built in 1887 by the North Western Railway Bengal। इसकी थोड़ा हिस्ट्री बता रहा हूं मैं। पहले निर्माली एंड भप्ताही एरिया के बीच में 1887 में नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे ने बनाया था एक ब्रिज, पर इंडो नेपाल नेथक्वेक जो 1934 में हुआ था तब ये वास्ट अवे हो गया, ये डिस्ट्रॉय हो गया था। There were no efforts to restore the link due to the meandering nature of river कोसी, ठीक है। 2003 प्राइम मिनिस्टर अटल बिहारी वाजपेयी ने laid the foundation of the bridge after the demand of people living the region। अटल बिहारी वाजपेयी जी ने 2003 में फाउंडेशन स्टोन ले किया था। अब 17 साल बाद ये ड्रीम ट्रू हो गया, ठीक है। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स के जो लोगों के लिए ये जो ब्रिज है, रेल लिंक जो है बहुत हेल्पफुल होगा। तो दोस्तों याद रखना, जो कोशी रेल महासेतु है बिहार में। वैसे कोशी नाम सुनते ही आप इसके आंसर आराम से लिख सकते हो। Question number 9. The therapy involves taking antibodies from the blood of a person who has recovered from COVID-19 and transfusing those antibodies into an active coronavirus patient to help kickstart the immune system to fight the infection is called। इस थेरेपी को क्या बोलते हैं दोस्तों? क्वेश्चन का मतलब मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूं। दोस्तों क्या कहते हैं, अगर कोई आदमी को कोरोना वायरस इन्फेक्शन हो गया, अगर वो रिकवर हो गया, रिकवर होने के बाद क्या करते हैं, उनसे ब्लड लेते हैं। अब उसके ब्लड में क्या होगा, उनके ब्लड में एंटीबॉडीज क्रिएट हुआ होगा कोरोना वायरस के अगेंस्ट। अब वो ब्लड क्या करेगा, कोई कोरोना इन्फेक्टेड नया आदमी के अंदर इंजेक्ट करेगा, तब क्या होगा, उनके अंदर जो कोरोना वायरस है उनके अगेंस्ट ये एंटीबॉडीज काम करेगा। इस थेरेपी को बोलते हैं प्लासिड ट्रायल, ठीक है दोस्तों। आज की न्यूज़पेपर में भी इसके बारे में एक आर्टिकल आया हुआ है दोस्तों। वैसे हमारा तीनों जो ऑप्शन है, रिवर्स ट्रांसक्रिप्शन पॉलीमरेज चेन रिएक्शन जो है, ये एक कोरोना वायरस का टेस्टिंग है, ठीक है, एडवांस टेस्टिंग है। इससे पता चलता है करेक्टली कोरोना वायरस इन्फेक्टेड है या नहीं। रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट भी एक तरह का टेस्ट ही है, एक प्रिक करते हैं फिंगर से, ब्लड लेते हैं और चेक करते हैं। पर रैपिड एंटीबॉडी टेस्ट करने के बाद RT-PCR करना ही करना है, एकदम करेक्ट पता करने के लिए। अब एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे भी यूज करता था कोविड-19 डिटेक्शन के लिए। वैसे जो एलिसा है, एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसोर्बेंट असे टेस्ट जो है, एड्स
इन्फेक्शन को चेक करने के लिए यूज करते हैं, राइट दोस्तों। अब प्लासिड ट्रायल इज ए phase 2 open label randomized controlled trial to assess the safety and efficacy of convalescent plasma to limit COVID-19 associated complications in moderate disease। ये है प्लासिड ट्रायल। बेसिकली दोस्तों यही है, द थेरापी इन्वॉल्व्स टेकिंग एंटीबॉडीज फ्रॉम द ब्लड ऑफ ए पर्सन। ठीक है, मतलब मैंने जो बताया दूसरे से लेके उसकी एंटीबॉडी दूसरे में इंजेक्ट करते हैं, राइट। प्लासिड ट्रायल प्रोटोकॉल हैज बीन रजिस्टर्ड विद द क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया। ये भी इंपॉर्टेंट है, ये जो प्रोटोकॉल रजिस्टर कहाँ किया है, एक क्लिनिकल ट्रायल रजिस्टर ऑफ इंडिया है इसके अंदर, राइट। क्वेश्चन नंबर 10, द चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर कनेक्ट्स चाइना सिंगजियांग प्रोविंस टू विच पोर्ट इन पाकिस्तान? आंसर इज ऑप्शन बी, ग्वादर पोर्ट। दोस्तों चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर is a collection of infrastructure projects worth around 46 billion meant to deepen economic ties between China and Pakistan। ये जो इकोनॉमिक कॉरिडोर बना रहा है इसमें बहुत सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स भी आएगा, अराउंड 46 बिलियन का। ये चाइना और पाकिस्तान के बीच में जो इकोनॉमिक टाइज है इसको और स्ट्रॉन्ग करेगा। CPEC विल कनेक्ट चाइनाज लार्जेस्ट प्रोविंस सिंगजियांग विद पाकिस्तान ग्वादर पोर्ट इन बलोचिस्तान। ये है चाइना का सिंगजियांग प्रोविंस, उधर से लेके देखो दोस्तों ग्वादर पोर्ट तक, ये बलोचिस्तान में आता है। इट वॉज लॉन्च्ड इन 2015 एंड पासेस थ्रू पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर एंड बलोचिस्तान। ठीक है, हमारे पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर है उधर से थ्रू करता है। पाकिस्तान एंड चाइना विल मॉनिटर द प्रोग्रेस मेड ऑन CPEC प्रोजेक्ट यूजिंग ए सैटेलाइट। एक सैटेलाइट यूज हो रहा है इस प्रोजेक्ट को पूरा मॉनिटर करने के लिए। CPEC इज ए पार्ट ऑफ चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग सिल्क रोड इकोनॉमिक बेल्ट एंड द 21st मैरीटाइम सिल्क रोड प्रोजेक्ट्स। ठीक है, एक प्रोजेक्ट के अंदर आता है ये भी। द टू डेवलपमेंट प्लान्स दैट सीक टू डीपन मेनलैंड चाइनास इकोनॉमिक कोऑपरेशन विद नंबर ऑफ एशियन एंड यूरोपियन कंट्रीज। ठीक है, ये जो डेवलपमेंट प्लान्स है ये चाइना का इकोनॉमिक कोऑपरेशन और भी सारी एशियन कंट्रीज एंड यूरोपियन कंट्रीज के साथ इकोनॉमिक कोऑपरेशन बनाने के लिए यूज करेगा। तो दोस्तों हमारे 10 क्वेश्चन सही थे, उम्मीद है आप लोग मैक्सिमम क्वेश्चन अटेंड कर पाए। आप लोग की मार्क्स जरूर लिखिएगा कमेंट बॉक्स में और वैल्यूएबल व्यूज भी लिखिएगा। इस PPT की PDF आपको नीचे लिंक के थ्रू प्रोवाइड किया जाएगा। लिंक के थ्रू आप टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर सकते हो। हर्षित द्विवेदी एजुकेशन के द्वारा बनाया गया सारे वीडियोस की नोटिफिकेशंस और PDF आपको टेलीग्राम चैनल से फ्रीली अवेलेबल करा दिया जाएगा। दोस्तों और एक इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन ये है, ओनली फॉर मेंबर्स मॉडल आंसर राइटिंग फॉर UPSC मेंस शुरू हुआ है मेंबर वीडियोस में। इसके अलावा हर दिन इंडियन पॉलिटी का UPSC प्रीलिम्स के लिए या और भी और कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशंस के लिए MCQs प्रोवाइड कर रहे हैं ओनली फॉर मेंबर्स, एंड ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ मॉडर्न इंडिया स्पेक्ट्रम का भी MCQ प्रोवाइड कर रहा है। इस तरह की वीडियोस और हर्षित सर द्वारा बनाया गया एक्सक्लूसिव वीडियोस देखने के लिए आप लोग चैनल के मेंबर भी बन सकते हो। तो दोस्तों यही था, थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।